नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, मॉक टेस्ट का लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 13 जो है वो एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 के टॉपिक से संबंधित है। यूनिट नंबर 1 के 10 लेक्चर हम पूरे कवर कर चुके हैं। कुल मिलाकर 500 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के पीवाईक्यू हम लगा चुके हैं। यूनिट नंबर 9 हमारी चल रही है इस बुधवार तक। ठीक है, आने वाले 2 दिनों में यूनिट नंबर 9 के भी हम पूरे क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। क्लियर? तो लगातार हमारी प्रैक्टिस चल रही है। इस पूरा महीना, जून के पूरे महीने में लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी, पीवाईक्यू सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ शाम को 6 बजे से यूजीसी नेट के लिए भी पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे लेक्चर की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जनसंख्या के अध्ययन में रुग्णता यानी मॉर्बिडिटी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो मॉर्बिडिटी की अब जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका विषय वस्तु क्या होती है, मॉर्बिडिटी से हम क्या पता करते हैं, ये है प्रश्न। किसी निश्चित समय अवधि में होने वाली कुल मौतों की संख्या। ठीक है, किसी जनसंख्या के भीतर बीमारी, चोट या विकलांगता की स्थिति और उसकी मात्रा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की रुग्ण स्थिति, और केवल संक्रामक रोगों के फैलाव की दर। तो क्या होती है मॉर्बिडिटी? मॉर्बिडिटी हमें क्या बताती है? किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, ठीक है, किसी भी देश में किस स्थिति को दर्शाती है मॉर्बिडिटी? तो अगर आपने रुग्णता दर को पढ़ा है तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। रुग्णता दर, याद रखिए, किसी बीमारी विशेष की बात नहीं करती है, किसी सेक्स रेशियो की बात नहीं करती, लिंगानुपात की बात नहीं करती है। मॉर्बिडिटी किसी प्रकार की डेथ की बात नहीं करती है। अगर हम निश्चित समय में अवधि में होने वाली मौतों की संख्या काउंट करेंगे तो उसे डेथ रेट कहा जाता है। ठीक है, क्रूड डेथ रेट, सीडीआर कहा जाता है। लेकिन मॉर्बिडिटी बताती है किसी जनसंख्या के भीतर कितने लोग रोगग्रस्त हैं। ठीक है, प्रति 1000 लोगों पर कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग विकलांग हैं, कितने लोग दिव्यांग हैं। इसे पता करने के लिए हम रुग्णता का, मॉर्बिडिटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने 1916 में भारत में जन्म नियंत्रण की वकालत करते हुए पहली पुस्तक प्रकाशित की थी? तो 1916 में कौन से ऐसे समाजशास्त्री है, जनसंख्याविद हैं, जिन्होंने सबसे पहले भारत में क्या शुरू करी? भारत में सबसे पहले इसकी पुस्तक प्रकाशित करी थी, इस विषय को लेकर, बर्थ कंट्रोल को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। तो पहले व्यक्ति कौन थे वो? राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजुमदार, पीके बट्ठल या एस चंद्रशेखर? कौन थे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये किया था? ठीक है, राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजुमदार, ठीक है, पीके बट्टल या एस चंद्रशेखर? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है पीके बट्टल। 1916 में इन्होंने सबसे पहली बार भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर एक किताब पब्लिश की थी। अगला क्वेश्चन, कोलंबिया विश्वविद्यालय के किस विद्वान ने सर्वप्रथम 1964 में जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन शब्दावली का प्रयोग किया और इसकी विषय सामग्री तैयार की थी? ठीक है, तो प्रश्न ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन तो पिछले साल, याद रखिएगा, 2022 में नोटिफिकेशन आया था, पेपर 2024 में हुआ था, पिछले साल, 2 साल पहले। तो 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्रश्न में को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में क्या क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन तो यही से बन सकता है कि जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन जो एजुकेशन है, ये विचार कहां से आया, किस विश्वविद्यालय से आया? ये आया कोलंबिया विश्वविद्यालय से, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कब आया? 1964 में आया। ये शब्दावली कहां पे डेवलप हुई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कब डेवलप हुई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और 2024 में जो पेपर हुआ था एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, इस शब्दावली का विकास, उसकी विषय वस्तु किसने डेवलप करी है? यहाँ एक शब्द है विषय वस्तु। तो पूरी सब्जेक्ट मैटर, इसका विषय सामग्री तैयार करने का श्रेय जाता है किसको? प्रोफेसर श्लोम बेलेंड को। ठीक है, तो प्रोफेसर श्लोम बेलेंड ने इस शब्दावली का और इसकी विषय वस्तु को तैयार किया, पॉपुलेशन एजुकेशन का। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उच्च साक्षरता दर वाली महिलाओं की कुल प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी आई है। शिक्षा महिलाओं को परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है तथा विवाह की आयु को बढ़ाती है। अब पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन टॉपिक आपने कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है।
जब आपने मातृ मृत्यु दर पढ़ रहे थे, शिशु मृत्यु दर पढ़ी थी, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट पढ़ा था, तब भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेटा अपडेट हो जाएगा आपका। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण की रिपोर्ट ये कहती है कि जहां पर भी लिटरेसी ज्यादा होती है, उच्च साक्षरता दर होती है, वहां पर महिलाओं में TFR में कमी आती है, कमी आई है। ये तो सही बात है। कारण क्या है? शिक्षा महिलाओं को परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों के प्रति अधिक जागरूक करती है और विवाह की आयु को बढ़ाती है। ये भी सही बात है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुग्णता को मापने के संदर्भ में इंसिडेंस, इस शब्द को याद रखिएगा। दो शब्द होते हैं, पर्सिडेंस और इंसिडेंस। इंसिडेंस दर यानी घटना दर या इंसिडेंस से क्या तात्पर्य है? ठीक है, हिंदी में मत पढ़िएगा, इंग्लिश में ही पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में कई सारे शब्द बदल सकते हैं पर्यायवाची, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है, इंसिडेंस और पर्सिडेंस। तो इंसिडेंस रेट हमें क्या बताता है? तो रुग्णता को मापने के लिए, मॉर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कई सारे पैमाने हैं, कई सारे रेट होती हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी देश में रुग्णता को मापने के लिए, परसिस्टेंस और असिस्टेंस, आपके इंसिडेंस। तो इंसिडेंस हमें क्या बताता है? प्रश्न ये पूछा गया है, एक निश्चित समय पर वर्तमान में कुल बीमार जनसंख्या, पुराने और नए सभी मामले, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में सामने आने वाले केवल नए मामले, किसी महामारी के कारण होने वाली कुल मृत्यु की दर, अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों का परसेंटेज, क्या बताता है? ठीक है, इंसिडेंस। जल्दी से जल्दी जवाब देना शुरू कीजिए। यूनिट नंबर 9 को इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइए, यूनिट नंबर 9 पेपर को बिगाड़ देती है। सरिता दी, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आपका जवाब गलत है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? इंसिडेंस, और दो याद रखिएगा, एक है पर्सिडेंस और एक है इंसिडेंस, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो किसी निश्चित समय पर वर्तमान में कुल और बीमार जनसंख्या। अब देखिए, पहली बात तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं है, ये पहले अलग कर लीजिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी पर। इंसिडेंस का मतलब होता है कि भाई किसी भी समय अवधि में जो नए मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, केवल उसको शामिल करते हैं इंसिडेंस में। लेकिन पर्सिडेंस में क्या होता है कि पहले कितने लोग बीमार थे और नए कितने बीमार पड़े हैं, दोनों का डेटा जोड़ा जाता है। यानी जब पुराने और नए मामलों की बात होगी तो पर्सिडेंस की बात होगी, लेकिन जब इंसिडेंस की बात होगी तो इसमें केवल नए मामलों को ही शामिल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इनवर्स लॉ, विपरीत देखभाल का नियम, जो स्वास्थ्य समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है, किसने प्रतिपादित किया? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो ये इनवर्स लॉ होता क्या है, और दूसरा इनवर्स लॉ का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न पूछा गया है कि ये इनवर्स लॉ होता क्या है, ठीक है, सॉरी, इसका प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, मिशेल फूको, जुलियन ट्यूआर्ड हार्ट, टॉलकट पार्सन, डेविड मैकनिक। तो किसने इनवर्स लॉ का प्रतिपादन किया है? ठीक है, और साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि इनवर्स लॉ होता क्या है और ये मॉर्बिडिटी की टॉपिक से क्यों जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है जूलियन ट्यूआर्ड हार्ट। तो जूलियन ट्यूडर हार्ट ने, ठीक है, इनवर्स लॉ का प्रतिपादन किया। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए ये इनवर्स लॉ होता क्या है। तो आपके ट्यूआर्ड हार्ट ये कहते हैं कि इनवर्स लॉ ये कहता है कि समाज में जो जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है देखभाल की, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्थ सर्विस की, ठीक है, उन्हें ही सबसे बाद में हेल्थ सर्विस मिलती है। यानी जिनको सबसे कम जरूरत है हेल्थ सर्विस की, सबसे ज्यादा हेल्थ सर्विस उन्हीं को प्राप्त होती है। यानी जिनके पास भरपेट भोजन है, लाइफ स्टाइल बेहतर है, उन्हीं के पास सबसे 5 स्टार अस्पताल भी होंगे, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी सबसे पहले उन्हीं को मिलेंगी। यानी जिनकी बीमार होने की संभावना कम है, लेकिन उन्हीं के लिए सबसे पहले अस्पताल मिलेंगे। और जिन लोगों के पास भरपेट भोजन नहीं है, जो कुपोषण में जी रहे हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है, जीवन शैली जिनकी बेहतर नहीं है, जो बीमारियों से ग्रसित हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उन्हीं के पास सबसे आखिर में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं। इसे ही कहते हैं इनवर्स लॉ। यानी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे आखिर में स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें ही मिलेंगी, और जिन्हें सबसे कम जरूरत है, उन्हें ही सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसे कहा जाता है इनवर्स लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में उभरती हुई एक आधुनिक जीवन शैली की प्रवृत्ति, डिंग, अब यहां पे शायद रखिएगा, डिंग का जनसांख्यिकी अर्थ क्या है?
ठीक है, अब डिंग का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया आसान भाषा में। वैसे डिंग का एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सोसाइटी में, खासकर मेट्रो सिटी में ये डिंग का कॉन्सेप्ट काफी बड़ा पैमाने पर फैल रहा है। ये डिंग होता क्या है, DINK। ठीक है, डबल इनकम नो किड्स, डिले इनकम न्यू किंगशिप, डोमेस्टिक इनकम नेशनल नॉलेज, डिवोर्स इनकम नो किड्स। तो डिंग का मतलब क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है, हमने पढ़ा भी था, 1 घंटे के लेक्चर किए हैं इसमें हमने। तो डिंग का मतलब क्या होता है, डबल इनकम नो किड्स, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं लेकिन अब बच्चा नहीं चाहते हैं, इसे कहते हैं डिंग, डबल इनकम नो किड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है। पेपर यहां से सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन सा सम्मेलन कब हुआ ये भी प्रश्न बन सकता है। तो जनसंख्या शिक्षा से जुड़े सम्मेलन है अपने आप में, याद रखिएगा, या वैश्विक जनसंख्या सम्मेलन जो हुए थे उससे जुड़े हुए सम्मेलन हैं। पहला है बुखारेस्ट सम्मेलन 1974, मैक्सिको सिटी सम्मेलन 1984 1984 1974 1984 और काहिरा सम्मेलन 1994। पहली बात तो देखिए 10-10 साल के अंतर पे हुए हैं, तो याद रखना आसान हो जाता है कि 10-10 साल के अंतर पर हुए हैं। सबसे पहला कौन सा सम्मेलन हुआ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बुखारेस्ट सम्मेलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिको सिटी, और फिर आता है काहिरा सम्मेलन। ठीक है, अब यहां से प्रश्न पूछा गया है कि इनकी विषय वस्तु क्या थी। तो बुखारेस्ट सम्मेलन, बुखारेस्ट कहां पर है, एक है बुडापेस्ट, एक है बुखारेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। तो रोमानिया के बुखारेस्ट में एक 1974 में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, एक महत्वपूर्ण परिभाषा या स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया। वो स्टेटमेंट क्या था, ये प्रश्न पूछा गया है कि महिला प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, ये इस सम्मेलन, इस विषय वस्तु को किस सम्मेलन में शामिल किया गया। विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, ये किसमें कहा गया। और विकास और परिवार नियोजन का समन्वय, ये किसमें कहा गया। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसके जो कूट है वो यहां दिए गए हैं, सामने देखिए। अब थोड़ा सा पहले प्रश्न को समझिए। बुखारेस्ट सम्मेलन में यह कहा गया, सबसे फेमस स्टेटमेंट है कि विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, यानी ए का क्या हो गया, ए का हो गया 2। ठीक है, फिर आता है मैक्सिको सिटी सम्मेलन, इसमें यह कहा गया विकास और परिवार नियोजन के समन्वय की बात की गई, यानी बी का हो गया 3। और काहिरा सम्मेलन, काहिरा कहां पर है, मिस्र की राजधानी है। काहिरा सम्मेलन जो 1994 में हुआ, इसमें महिला प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की बात की गई थी, यानी सही आंसर क्या होगा, 2 3 1। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ, 2 3 1। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किए गए मिशन परिवार विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन गया, मिशन विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2017 में शुरू हुआ। अब ये मिशन विकास कार्यक्रम का पर्पस क्या है। ठीक है, सभी लोगों तक आवाज पहुंच रही है प्रॉपर तरीके से, कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। तो मिशन परिवार विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के सभी राज्यों में वृद्धों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उच्च प्रजनन दर वाले 7 राज्यों के चुनिंदा जिलों में आधुनिक गर्भ निरोधकों साधनों की सुलभता बढ़ाना, बाल विवाह करने वाले परिवारों पर कानूनी दंड लगाना और शहरी झुग्गी झोपड़ियों में केवल पोषण युक्त भोजन वितरित करना। तो मिशन परिवार विकास कार्यक्रम 2017 में शुरू हुआ, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, वंदना जी, अभी क्वेश्चन नंबर 10 आया ही नहीं है आपका, 10 में 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आपने जवाब दे दिया। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अभी तो क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं आया अभी, तो 9 है वो, 19 नहीं है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, पहली बात तो परिवार विकास कार्य, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ 2017 में शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य ये था कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी रिप्लेसमेंट रेट पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन दर, ये है 2.0, यानी अगर TFR 2.0 या से कम है तो इसका मतलब हम रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जिन राज्यों में रिप्लेसमेंट रेट अभी नहीं पहुंच पाए हैं, यहाँ पर TFR अभी भी 2.5, 2.5 या 3.5 या 3.1 चल रहा है, उन राज्यों पे पहले फोकस किया गया।
यानी मिशन परिवार विकास कार्यक्रम का पर्पस क्या है, जहां पर भी टीएफआर ज्यादा है, यानी उन 7 राज्यों में, उन 7 राज्यों के उन जिलों में जहां पर टीएफआर ज्यादा है, वहां आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों सुलभ कराना इस मिशन विकास कार्यक्रम का पर्पस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में बीमारी की स्थिति को एक सामाजिक भूमिका के रूप में किसने विश्लेषित किया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए सीधा पहुंच गया थिंकर पर। वैसे तो आप देखिए थिंकर में, एक ही थिंकर में सारे विचारों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि थिंकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने विषयों में काम किया हुआ है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है सिक रोल। ठीक है, यानी बीमारी की स्थिति को सामाजिक भूमिका सिक रोल के रूप में किसने प्रतिपादित या परिभाषित किया है, विश्लेषित किया है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एंथनी गिडिंग्स, कार्ल मार्क्स, टॉलकट पार्सन या रॉबर्ट मर्टन। ठीक है, धन्यवाद नेहा जी। देखिए सबसे पहला काम, जो लोग ईयरफोन लगा के सुनते हैं ईयरफोन बाहर कर दीजिए, क्योंकि ईयरफोन पे कभी कभी साउंड नहीं आ पाएगा, इसलिए तो आपको आवाज स्लो सुनाई देगी। बिना ईयरफोन के सुनेंगे आवाज क्लियर आएगी। ठीक, तो सामाजिक भूमिका की बात हो रही है, सिक रोल की बात हो रही है। तो ये सिक रोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एंथनी गिडिंग्स, कार्ल मार्क्स, टॉलकट पार्सन या रॉबर्ट मर्टन। सही आंसर है टॉलकट पार्सन। अभी हम देखेंगे इस पे जाके कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं सिक रोल की भूमिका, सिक रोल पर, टॉलकट पार्सन पर। यूनेस्को द्वारा 1970 में बैंकॉक में आयोजित संगोष्ठी में जनसंख्या शब्द को किस रूप में परिभाषित किया गया? अब देखिए प्रश्न समझिए पहले तो, डायरेक्ट आंसर लगाने के पीछे मत भागिए, प्रश्न में ही कई सारे और भी प्रश्न छुपे हुए हैं। तो पहली बात तो बैंकॉक जो घोषणा पत्र जारी हुआ या बैंकॉक सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 1970 में हुआ। किसके द्वारा आयोजित हुआ था? यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया गया था। 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि बैंकॉक सम्मेलन कब हुआ, जनसंख्या शिक्षा को लेकर या जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा को लेकर बैंकॉक सम्मेलन कब हुआ? आपके 1970 में हुआ। किसके द्वारा आयोजित किया गया? यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा 1970 में बैंकॉक सम्मेलन का आयोजन का विषय क्या था? विषय था जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन। बन गए क्वेश्चन। तो अलग अलग एक ही परिभाषा से, एक ही जगह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित किया गया 1970 के बैंकॉक सम्मेलन में यूनेस्को के द्वारा, वो क्या थी परिभाषा? केवल विश्वविद्यालयों में प्रजनन अंगों की जैविक शिक्षा देना। ये एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जो जनसंख्या की गतिशीलता, उसके कारणों, प्रभावों को समझने और उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ये जन्म दर को जबरन कम करने का कानूनी मार्गदर्शक है। ये केवल ग्रामीण साक्षरता बढ़ाने का एक साधन है। तो सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। पॉपुलेशन एजुकेशन जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करती है, वो जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की बात करती है। आने वाली पीढ़ी को ये बताने की बात करती है कि पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या क्या सामाजिक प्रभाव आ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव आ सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करती है, वो जनसंख्या को समझने के दृष्टिकोण की बात करती है, इसलिए इसको एजुकेशन शब्द किया गया है। अपनी जनसंख्या को जानिए, अपने देश में बढ़ती जनसंख्या को समझिए, उससे क्या क्या संकट पैदा हो सकते हैं, ये आपको इसके प्रति जागरूक होइए। पर्यावरण के प्रति क्या संकट पैदा हो सकते हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। तो जनसंख्या शिक्षा पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं करती है। बढ़ती जनसंख्या, उसके सामाजिक, ऐतिहासिक और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो प्रभाव पड़ेंगे, इसको समझ, इसके प्रति जागरूक करने की बात करती है। ठीक है, इस तरीके से परिभाषित किया गया बैंकॉक घोषणा पत्र में या बैंकॉक सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत साइलेंट मोबिलिटी यानी साइलेंट रुग्णता, साइलेंट मोबिलिटी शब्द का प्रयोग वर्तमान में किसके बढ़ते बोझ को दर्शाने के लिए किया जाता है? अब मॉर्बिडिटी तो ये बताती है, रुग्णता ये बताती है कि समाज में या किसी भी देश में बीमार लोगों की संख्या या विकलांगों की संख्या या रोगियों की क्या संख्या है, या कितने नए मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, या कौन सी बीमारी तेजी से फैल रही है। जैसे अभी देखिए भारत सरकार ने कल ही आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी है, ठीक है, इबोला को लेकर, जो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, इबोला को लेकर। ठीक है, या फिर आपने देखिए अर्जेंटीना से शुरू हुआ हुंटा वायरस, उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी हुई थी। तो ये यहाँ बात आ रही है कि भाई साइलेंट मोबिलिटी में क्या होती है।
मोबिलिटी में तो सब कुछ शामिल हो गया, तो साइलेंट मोबिलिटी में क्या शामिल होता है? संक्रामक रोग जैसे मलेरिया और डेंगू, मानसिक विकार जैसे अवसाद और चिंता, केवल वृद्धों में होने वाली हड्डियों की कमजोरी, दूषित जल से होने वाली बीमारियां। नाम से स्पष्ट है, जो डिप्रेशन है, जो चिंता है, एंजाइटी है, ये दिखाई नहीं देती, साइलेंट है। इसका कोई शोर शराबा नहीं होता, जब बहुत संक्रामक रोग की तरह नहीं फैलती है, ये अपने आप में साइलेंट रहती है, और यही होता है साइलेंट मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अंतरा और छाया क्या है? ठीक है, अब अंतरा और छाया क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगर बन जाएं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से डिटेल नहीं पढ़ी है, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है अपने आप को सरकार की योजनाओं से या सरकार के डेटा से, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर नियुक्त की जाने वाली नई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पद, आधुनिक गर्भनिरोधक विकल्प, शिशु मृत्यु दर की निगरानी करने वाले डिजिटल सॉफ्टवेयर ऐप, और कुपोषित माताओं के लिए चलाई जा रही विशेष पेंशन योजनाएं। ठीक है, अंतरा और छाया क्या है, हमने बहुत डिटेल पढ़ा था। अंतरा और छाया, ठीक है, याद रखिए, आधुनिक गर्भ निरोधक विकल्प है। अंतरा एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर्म में है, हर 3 महीने में एक बार लिया जाता है। और छाया जो है वो गैर हार्मोनल टैबलेट है। तो अंतरा और छाया क्या है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा प्रणाली में कौन सा विशेष कार्यक्रम लागू किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात हो रही है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लागू हुई थी 11 मई को। तो प्रश्न ये पूछा गया है, उसमें शिक्षा प्रणाली में कौन सा विशेष कार्यक्रम लागू किया गया था? एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या कार्यक्रम, या राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिए, इसे ही राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम भी कहते हैं, एडोलेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस आयोग या समिति ने सर्वप्रथम जनसंख्या के सामाजिक पहलुओं और जन्म नियंत्रण को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय योजना समिति के गठन की पृष्ठभूमि तैयार की थी? राष्ट्रीय योजना समिति के गठन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, ध्यान समझिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस आयोग या किस समिति ने सर्वप्रथम जनसंख्या के पहलुओं पर या जनसंख्या जन्म नियंत्रण को लेकर एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाने की सिफारिश की थी या पृष्ठभूमि तैयार की थी? घोर समिति 1943, राधा कमल आयोग 1940, राष्ट्रीय योजना समिति, या उपयुक्त सभी? ठीक है, ध्यान समझिए, पहले राष्ट्रीय योजना समिति की बात हो रही है और सर्वप्रथम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये तीनों कमेटियां ही जनसंख्या के मामले से जुड़ी हुई हैं। तीनों ने ही कहीं ना कहीं जन्म नियंत्रण को लेकर, जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन बात हो रही है राष्ट्रीय योजना समिति की। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पहली बात तो प्रश्न में ही छुपा हुआ था आंसर, लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अलग है, हटके है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति के गठन की सिफारिश करी है राष्ट्रीय योजना समिति ने ही, लेकिन ये समिति बनी थी 1938 में। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा अलग हटके प्रश्न है। 1938 में एक समिति बनी, ठीक है, सॉरी 1938 में, 1938 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में एक रिकमेंडेशन की कि जनसंख्या के मुद्दे पर एक आयोग होना चाहिए, समिति होनी चाहिए जो इस विषय पर चर्चा करे, और इसी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न एक और बन सकता है, राष्ट्रीय योजना समिति का विचार रखा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित नेहरू। यहाँ से भी प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक किसी जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा या जीव प्रत्याशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो ऐसा कौन सा सोशल फैक्टर है, कौन सा जनांकी सामाजिक कारक है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अब पॉजिटिव वे की बात हो रही है, मतलब सकारात्मक रूप से बढ़ाने की बात हो रही है, यानी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में योगदान देता है कौन सा सामाजिक कारक? उच्च शिशु मृत्यु दर,
अगर शिशु मृत्यु दर ज्यादा होगी तो क्या जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ सकती। संस्थागत प्रसव, बाल विवाह की उच्च दर, अगर बाल विवाह की उच्च दर ज्यादा होगी तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं जन्म दर ज्यादा होगी, प्रजनन काल लंबा चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। रूढ़िवादी धार्मिक विश्वास, ये तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा को कम कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव की स्थिति में कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर की तेजी से कमी आती है, शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, और हम महिलाओं की और बच्चों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। द लेसेंट की, ठीक है, द लेसेंट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल रुग्णता के बोझ का सबसे बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक कारण क्या है? तो लेसेंट की रिपोर्ट यह कहती है कि जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने से इस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसके एक सबसे बड़ा पर्यावरणीय सामाजिक कारक क्या है? एक कारक तो पर्यावरणीय कारक भी है और दूसरा है सामाजिक कारक। दो कारकों से भारत में सबसे ज्यादा बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोगियों की संख्या बढ़ने का सबसे आम सामाजिक कारक और पर्यावरणीय कारक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो लेसेंट की रिपोर्ट क्या कहती है? अधिक जंक फूड का सेहत पर प्रभाव, वायु प्रदूषण और कुपोषण, चिकित्सीय सुविधाओं का निजीकरण या अत्यधिक स्क्रीन टाइम। तो सबसे बड़ा कारण क्या है भारत में बीमारियों का या व्यक्तियों का बीमार पड़ने का, यानी मोबिलिटी रेट भारत में तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो पर्यावरणीय कारण पूछा गया है और एक सामाजिक कारण पूछा गया है। पर्यावरणीय कारण क्या है? वायु प्रदूषण, और कुपोषण क्या है? एक सामाजिक कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अंतर क्षेत्रीय समन्वय और जनांकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए किस नीतिगत पहल के तहत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति हाई पावर्ड कमेटी के गठन की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 2024-25 के बजट में यह घोषणा हुई थी। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2024-25 के बजट में भारत सरकार ने घोषणा करी थी कि हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बात करती है, ये कमेटी कहीं ना कहीं भारत में जनसंख्या नियंत्रण लाने की बात करती है, चुनौतियों से निपटने की बात करती है। तो ये 2024-25 के बजट में सरकार ने जो घोषणा करी थी वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी? ये कमेटी किस कार्यक्रम या किस विजन के अंतर्गत बनाई जाएगी, ये बात की गई थी। नई शिक्षा नीति, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति या विकसित भारत 2047? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि भारत में अब जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो आपके 2047 की बात होती है, यानी विकसित भारत 2047, यानी जो कुछ भी करना है 2047 में ही क्वेश्चन पूछना, उससे पहले प्रश्न मत पूछो। अब जो भी होगा 2047 तक हमें विकसित होना है, यानी सारे टारगेट 2047 के हिसाब से तय कर दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या शिक्षा पॉपुलेशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन का जनसंख्या शिक्षा का मुख्य पर्पस या मुख्य उद्देश्य नहीं है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझना, युवाओं को विवाह की सही कानूनी आयु, छोटे परिवारों के लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना, अनिवार्य कानूनी बाध्यताओं द्वारा लोगों के जबरन बाध्यताकरण के लिए मजबूर करना, और सीमित परिवार के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार की समझ विकसित करना। तो जनसंख्या शिक्षा समझ विकसित करने की बात करती है, पर्यावरण जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझाने की बात करती है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ठीक है, इस सब की बात करती है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करती है। जनसंख्या शिक्षा कानूनी बाध्यता की बात नहीं करती है, जनसंख्या शिक्षा जबरन नसबंदी या जबरन बाध्यताकरण की बात नहीं करती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। समाजशास्त्र में स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल, सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, किस बात पर बल देता है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कई सारे मॉडल हैं, चिकित्सीय मॉडल अलग है, हेल्थ को देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। एक डॉक्टर के हिसाब से बीमारी अलग है और एक समाजशास्त्री के लिए बीमारी अलग है, एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से बीमारी अलग है, एक अर्थशास्त्री के लिए बीमारी एक अलग चीज है। ठीक है, अब जैसे एक अर्थशास्त्री है तो वो बीमार लोगों को किस रूप में देखेगा, किससे जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा, इससे देश की विकास दर पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक समाजशास्त्री कैसे देखेगा कि व्यक्ति बीमार है तो क्यों है, समाज में असमानता के कारण बीमार है या समाज में इसके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ है इसलिए बीमार है। लेकिन एक चिकित्सक क्या देखेगा कि भाई बीमारी का कारण क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है, यानी हर व्यक्ति का बीमार व्यक्ति को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो एक समाजशास्त्र में
जब हम सोशल मॉडल की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में बीमारी को या रुग्णता को किस रूप में देखा जाता है, स्वास्थ्य को, हेल्थ को किस रूप में देखा जाता है। बीमारी का कारण केवल रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। स्वास्थ्य बीमारी वर्ग, सत्ता, गरीबी और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं से गहराई से जुड़ी है। प्रत्येक बीमारी का इलाज केवल अस्पतालों में ही संभव है। रुग्णता केवल एक जैविक और आनुवंशिक घटना है। तो सामाजिक मॉडल किस रूप में देखता है, वो ये देखता है कि जो भी स्वास्थ्य बीमारी है वो हमेशा किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, सत्ता, गरीबी, इन सबसे जुड़ी होती है। क्लियर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने वर्ष 1930 में आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला सरकारी बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला था? तो पहला क्वेश्चन तो एक और देखिए, प्रश्न में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि दुनिया का पहला बर्थ क्लिनिक भारत में खुला, लेकिन कब खुला था? 1930 में। और कहां पर खुला था? बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मैसूर या बंगाल प्रेसिडेंसी? तो सही आंसर क्या आएगा? मद्रास में। काहिरा सम्मेलन ने जनसंख्या नियंत्रण की वैश्विक परिभाषा को किस पर प्रकार बल दिया है? अब काहिरा सम्मेलन कब हुआ? 1994 में हुआ। ठीक है। मैक्सिको सिटी सम्मेलन कब हुआ? 1984 में हुआ। और उससे पहले बुखारेस्ट सम्मेलन कब हुआ? 1970 में, 74 में हुआ। बैंकॉक सम्मेलन कब हुआ? 1970 में हुआ। तो सम्मेलनों के क्रम भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो काहिरा सम्मेलन जो हुआ 1994 में, इसमें किस बात पर बल दिया गया था? जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए। इसने कड़े आर्थिक दंड लगाने की वकालत करी। इसने जनसंख्या नियंत्रण का केंद्र संख्या घटाने के स्थान पर महिला प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को बनाया। इसने केवल वृद्धों के प्रवास पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। इसने केवल विकासशील देशों पर जन्म नियंत्रण थोपने का निर्णय दिया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसने जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या घटाने पर फोकस नहीं किया, बल्कि प्रजननता पर महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, महिलाएं तय करें। ठीक है। यानी प्रजनन एक अधिकार होना चाहिए महिलाओं का, इस बात पर फोकस किया है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को लागू करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर कार्य किया है? अब ध्यान समझिएगा, भारत में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा की बात हो रही है। इसे लागू करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? एनसीईआरटी, यूनेस्को, यूजीसी, यूएनएफपीए, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय या उपयुक्त सभी? सही आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। सभी की भूमिका है। बिना शिक्षा मंत्रालय के आप कुछ लागू कर पाएंगे क्या? बिना यूजीसी के सपोर्ट के क्या आप विश्वविद्यालयों के स्तर पर लागू कर पाएंगे कुछ? बिना एनसीईआरटी के क्या आप विद्यालयों के स्तर पर कुछ लागू कर पाएंगे? बिना यूनेस्को के सपोर्ट के क्या कोई भी कार्यक्रम लागू हो सकता है क्या? बिना यूएनएफपीए एफपीए के, ठीक है, फेडरेशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या इसके, सॉरी, फंड ऑफ पॉपुलेशन, जो यूनाइटेड नेशन फंडिंग करता है सभी सदस्य देशों की, क्या बिना फंड के कोई योजना चल पाएगी क्या? यानी कुल मिलाकर सभी का योगदान है भारत में शिक्षा को लेकर, जनसंख्या शिक्षा को लेकर। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल रुग्णता के बोझ, बर्डन ऑफ डिजीज में किसका योगदान 60% से अधिक है? यानी भारत में अगर हम देखें तो बीमारी का 60% सबसे बड़ा कारण क्या है? यानी आज भी भारत में 10 में से 6 लोग किन बीमारियों के चलते बीमार पड़ते हैं, या किस प्रकार के रोगों के चलते बीमार पड़ते हैं? संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, दुर्घटना जनित चोटें या केवल मानसिक रोग? ठीक है। तो हमें लगता है कोरोना से लाखों लोग मर गए, या बैक्टीरिया संक्रामक रोगों से ज्यादा लोग मरते हैं, कोरोना से हो गया, या फिर आपके हंटा वायरस से या इबोला, इस प्रकार से ज्यादा लोग मरते हैं। जबकि भारत में सबसे ज्यादा लोगों की, यानी 60% जो डेथ होती हैं, या सबसे 60% जो, माफ कीजिएगा, 60% जो लोग बीमार पड़ते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है गैर संक्रामक रोग, जो फैलते नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कैंसर है, ये संक्रामक रोग नहीं है, ये गैर संक्रामक रोग है। लेकिन भारत में 60% लोगों की बीमारी का कारण गैर संक्रामक रोग है। जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले रिप्रोडक्टिव स्पैन, यानी प्रजनन काल की अवधि का सीधा संबंध किस सामाजिक संस्था के प्रतिमानों से है? भाई अगर प्रजनन काल की हम बात करें, रिप्रोडक्शन पीरियड की हम बात करें, तो उसका सीधा संबंध किस सामाजिक परंपरा, किस सामाजिक संस्था से है? जाति व्यवस्था से, विवाह की आयु से, धर्म और कर्मकांड से, संयुक्त परिवार संरचना? तो सही आंसर है विवाह की आयु। यानी विवाह की आयु याद रखिए जितनी छोटी होगी,
प्रजनन काल उतना ही लंबा चलेगा। सीधे याद रखिए, विपरीत संबंध है दोनों का। ठीक है, तो विवाह की आयु जितनी कम होगी, यानी जितना बाल विवाह जितना जल्दी होगा, यानी अगर समाज में बाल विवाह होंगे तो प्रजनन काल क्या होगा, उतना ही लंबा चलेगा, यानी उतनी ही टीएफआर ज्यादा होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग चिकित्सा, समाजशास्त्र और जनांकिकी में किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, खाने, नहाने में स्वतंत्रता या निर्भरता को मापने के लिए किया जाता है? यानी आसान भाषा में कहें तो कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसके बेसिस पर हम किसी व्यक्ति की स्वच्छता या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का पैमाना बनाते हैं या स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। अगर वो व्यक्ति चलने में, खाने में, उठने बैठने में, नहाने में सक्षम है तो हम कहीं ना कहीं मानेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ तो है। ठीक है, कोई व्यक्ति खाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति चलने में सक्षम नहीं है, वो स्वयं स्नान नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, तो हम उसको स्वस्थ कैसे मानेंगे? तो ये बेसिक इंडेक्स होता है, वो कौन सा इंडेक्स है? ठीक है, बार्थेल इंडेक्स, गिन्नी गुणांक, मानव विकास सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स। तो कौन सा इंडेक्स है जिसका इस्तेमाल होता है? तो सही आंसर है बार्थेल इंडेक्स। गिन्नी गुणांक समाज में असमानता को मापता है। लॉरेंज वक्र पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, तो लॉरेंज कर्व के दौरान जो असमानता होती है समाज में उसको मापता है गिन्नी गुणांक। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होती है, एसडीआर रिपोर्ट 1990 से जारी हो रही है, उसमें आपके 3 इंडेक्स होते हैं, 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। इसके बेसिस पे मानव विकास सूचकांक मापा जाता है। और बॉडी मास इंडेक्स बताता है व्यक्ति का जो वजन है और व्यक्ति की जो हाइट है, इसके बेसिस पे एक अनुपात तय करता है। देखिए सही आंसर है बार्थेल इंडेक्स। बार्थेल इंडेक्स ये देखता है कि व्यक्ति चलने में, नहाने में, खाने पीने में कितना सक्षम है। अगर वो सेल्फ डिपेंड है, ठीक है, तो उसको स्वस्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जो रुग्णता मोबिलिटी का एक बड़ा संकेत है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं भारत में एनीमिया से ग्रसित हैं? 30% से कम, 40 से कम, 50% से अधिक, केवल 15%। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो पेपर बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ा नहीं होता है। आज 6वें चरण की रिपोर्ट आ चुकी है, तो 6वें चरण की रिपोर्ट को भी आपको संडे को क्लास होगी, उसमें पढ़ाया जाएगा पूरा। ठीक है, पहले तो हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट हमने पढ़ा दी थी पहले, लेकिन अब रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आई है, तो उसको रिपोर्ट को भी फाइनल नोट्स बनने के बाद उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो सही आंसर क्या है? 50% से अधिक। महामारी विज्ञान संबंधी संक्रमण के तहत विश्व की मधुमेह राजधानी के रूप में किस देश को रेखांकित किया जा रहा है? तो वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल किसे कहा जाता है? जैसे आप देखते हैं कि अफ्रीका के युगांडा को वर्ल्ड एड्स कैपिटल कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो एड्स के रोगी है वो युगांडा में है। उसी प्रकार वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है चीन, भारत, अमेरिका या ब्राजील। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत को। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में स्वप्रतिवेदित रुग्णता की दर अधिक देखी गई है। भारतीय समाज में प्रतिसत्तात्मक संरचना के कारण महिलाओं पर दोहरा कार्यभार होता है, उनका पोषण स्तर प्रायः उपेक्षा का शिकार रहता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि महिलाओं में भाई जो रुग्णता दर होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, अधिक देखी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज में प्रतिसत्तात्मक समाज है। महिलाएं अगर बाहर जॉब भी कर रही हैं तो जॉब भी करना पड़ेगा और घर का काम भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ महिलाओं में जो कुपोषण की दर होती है वो ज्यादा होती है, एनीमिया भी ज्यादा होता है, लैंगिक भेदभाव भी ज्यादा होता है। भोजन से लेकर हर मामले में कहीं ना कहीं उन्हें सबसे आखिर में प्राप्त होता है। इसी कहते हैं, इसी कारण से भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं में रुग्णता दर अधिक देखी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वैश्विक स्तर पर कुल टीबी के मामलों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत में है? ठीक है, या टीबी की बात हो रही है, क्षय रोग की बात हो रही है, और दुनिया के क्षय रोग की जब हम बात करते हैं तो कितने प्रतिशत मामले केवल भारत में हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट जो है भारत में ही, याद रखिएगा। इसलिए आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हम देखा था निक्षेप पोर्टल शुरू किया सरकार ने। निक्षेप पोर्टल उन्हीं की बात करता है, टीबी मरीजों की बात करता है, उन्हीं का डेटा को रखता है, तैयार करता है, उनके पोषण की बात करता है। ठीक है, तो टीबी के मामले कितने हैं भारत में वैश्विक स्तर पर? तो कुल मिला के याद रखिएगा 27%। दुनिया के 27% टीबी मरीज भारत में पाए जाते हैं।
21वीं सदी में एनसीईआरटी द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के किस लक्ष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है? तो 2000 से लेकर 2010 के बीच का जो 21वीं सदी है, जिस शुरुआत में एनसीईआरटी के द्वारा जनसंख्या शिक्षा को लेकर जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उसका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के किस मुद्दे या किस उद्देश्य को लेकर वो दर्शाती है? पूर्ण साक्षरता में वृद्धि को, स्कूल में किशोर स्वास्थ्य प्रजनन शिक्षा को, अनिवार्य रूप से डिजिटल साक्षरता के प्रसार को, और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त भोजन के वितरण को। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी के सम्मेलनों में जनसंख्या शिक्षा को किस अनिवार्य विषय या कौशल के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पॉपुलेशन जो एजुकेशन है उसे किस रूप में शामिल किया गया है? व्यवसायिक कौशल के रूप में, जीवन कौशल शिक्षा और सतत विकास के रूप में, केवल सैन्य शिक्षा के रूप में, या प्राचीन वैदिक गणित के रूप में? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बचकाने होते हैं लेकिन आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जनांकिकी में जीन की पूर्ववर्ती एक बच्चा नीति वन चाइल्ड पॉलिसी को जनसंख्या नियंत्रण के किस दृष्टिकोण के आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जाता है? अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई सारे दृष्टिकोण हैं, ठीक है। एक होता है प्रेरक दृष्टिकोण होता है, एक होता है आपकी कहीं ना कहीं दंडात्मक दृष्टिकोण भी होता है। तो चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो कैसी थी? प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, दबावपूर्ण या बाध्यकारी दृष्टिकोण, स्वैच्छिक दृष्टिकोण, या उदारीकृत दृष्टिकोण? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, मजबूर कर दिया गया, और उसके लिए दंड की प्रावधान भी कर दिया गया। वन चाइल्ड पॉलिसी 1970 में 70 के दशक में चाइना में लागू हुई थी, ठीक है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है। रुग्णता भूमिका, सिक रोल, ठीक है, इनवर्स केयर लॉ, विपरीत देखभाल का नियम, या इनवर्स लॉ भी कहते हैं, और भारत में प्रथम जन्म नियंत्रण वकालत। तो पहली बात तो सिक रोल की अवधारणा किसने दी है? टॉलकट पार्सन ने दी है, तो सही आंसर हो गया ए का 3, ठीक है। इनवर्स केयर लॉ किसने दिया है? वो दिया है जूलियन टूडर हार्ट ने दिया था, अभी हमने पढ़ा भी था। और भारत में सबसे पहले जन्म नियंत्रण को लेकर पहली किताब 1916 में किसने पब्लिश करी थी? पीके बट्टल साहब ने प्रकाशित की थी, यानी 3-1-2। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 और 2050 तक भारत की जनसंख्या क्रमशः कितने होने का अनुमान लगाया गया है? यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2030 तक और 2050 तक भारत की आबादी किस स्तर तक पहुंचने की संभावनाएं हैं? यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 2030 तक 1.2 बिलियन और 2050 तक 1.4 बिलियन, 2030 तक 1.5 बिलियन, 2050 तक 1.64 बिलियन, 2030 तक 1.8 मिलियन और 2050 तक 2.0 बिलियन, 2030 तक 1.3 बिलियन और 2050 तक 1.35 बिलियन। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए किस समय तक भारत की पॉपुलेशन इतनी हो सकती है? अब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट को भी अपने नोट्स में शामिल किया गया हो। तो सही आंसर क्या होगा? 2030 तक यूनाइटेड नेशन कहता है कि भारत की जो आबादी होगी 1.5 बिलियन, यानी 150 करोड़ पहुंच जाएगी, यानी आने वाले 3 सालों में ही भारत की आबादी 7 करोड़ तक बढ़ सकती है। और 2050 तक भारत की आबादी 1.64 बिलियन यानी 164 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जो भी वर्तमान में हमारी रिप्लेसमेंट रेट चल रही है, यानी लगभग 2075 तक तो हमारी जनसंख्या स्थिर हो ही नहीं सकती, सही बताएं तो, इस डेटा के अनुसार कि 2070 के बाद जाकर भारत की जनसंख्या में स्थिरता आना शुरू हो पाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएसएस के अनुसार भारत में कुल संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर लगभग कितने प्रतिशत हो चुकी है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण की रिपोर्ट है, लेकिन अब 6वां चरण की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को उस रिपोर्ट के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6वें चरण की रिपोर्ट क्या कहती है। तो डेटा चेंज हो चुका है, डेटा को रट्टा मत मारिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, लेकिन जब हमने पढ़ाई पूरी 15 मई को कंप्लीट किया था सिलेबस पूरा, तब तक तो ये पुरानी रिपोर्ट ही चल रही थी 2015 वाली, 2005वें चरण की रिपोर्ट ही चल रही थी, ठीक है, 2022 में जो आई थी। तो सारे डेटा को आपको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं रिपोर्ट से।
तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण की रिपोर्ट के अनुसार जो संस्थागत प्रसव है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उनकी दर बढ़कर कितनी हो चुकी है? 50.5%, 65.2%, 88.6% या 99.1%? तो सही आंसर क्या आएगा? 88.6%। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक तीव्र जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? प्रत्यक्ष कारण नहीं है, डायरेक्ट इसमें रीजन नहीं माना जाता है सामाजिक कारक के रूप में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का। बाल विवाह, कम उम्र में मातृत्व, ये तो कारण है। धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता, ये भी सही कारण है। नगरीकरण के कारण एकल परिवारों की संख्या, जीवन लागत में वृद्धि और अशिक्षा परिवार नियोजन के साधनों तक पहुंच की कमी। तो ए, बी और डी तीनों ही डायरेक्ट कारण है जो जनसंख्या को तीव्र बढ़ाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट कारण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी और समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला वर्तमान समय का सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक कारक क्या है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक कारक क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। केवल धार्मिक तीर्थाटन, शहरीकरण, रोजगार के अवसरों का संकेंद्रण, संयुक्त परिवार प्रथा का टूटना या केवल कृषि पद्धतियों में बदलाव? तो सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी भी इलाके में जनसंख्या घनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि क्यों होती है? कारण होता है शहरीकरण और कारण होता है रोजगार के अवसर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भली आबादी ज्यादा है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो रोजगार के अवसर बचे हैं, ना बेसिक लाइफ बची है। क्लियर? तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग रोजगार की तलाश में कहां पे आ रहे हैं? शहरों में आ रहे हैं। और शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट भी कहती है कि 2050 तक भारत की 60% आबादी शहरों में रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहरीकरण और रोजगार के बढ़ते अवसर भारत में किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को या जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। भारत में राष्ट्रीय जनसांख्यिकी कोष, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना किस नीति के तहत की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और राष्ट्रीय युवा नीति 2014। ठीक है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण कोष है, ठीक है, ये बनाया गया था किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत। जब किसी समाज में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आती है, तो टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में भी धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। पहले कथन को समझिए। अगर किसी भी समाज में आईएमआर, शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी, यानी बच्चों की मरने की दर कम होगी, तो टीएफआर में कमी आने लगती है। कारण, माता पिता को यह सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी विश्वास हो जाता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे और वे स्वतः ही कम बच्चों को जन्म देने की कोशिश करते हैं। ये तो सही बात है। पहले लोग देखिएगा, टीएफआर ज्यादा क्यों थी, टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा क्यों था? एक दंपत्ति कम से कम 7 से 8 बच्चे पैदा क्यों करता था? कारण यह था कि कुछ बच्चे उनको मालूम था कि 5 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी 5 में से 2 या 3, 1 या 2 ही बच्चे हमारे बचेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा, शिशु मृत्यु दर ज्यादा होने के चलते उनको ये विश्वास होता था कि 5 में से हमारा 1 या 2 बच्चा ही जीवित रहेगा, 2 से 3 बच्चे हमारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ है? ठीक है, आईएमआर कम हुआ है, शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, अच्छा पोषण है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इसके चलते माता पिता को ये मालूम है कि हमारे बच्चे इतनी जल्दी मरेंगे नहीं अब। तो कहीं ना कहीं अब बच्चों की संख्या अपने आप टीएफआर क्या होता जाता है? कम होता जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणालियों में जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रमों और शिक्षण प्रशिक्षण मैनुअल को तैयार करने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है? यानी जनसंख्या शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और जो इसका शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है, ठीक है, इसका मैनुअल कैसा होगा, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, पाठ्यक्रम में क्या शामिल होगा, इसके लिए वित्तीय सहायता भी दी है और तकनीकी सहायता भी दी है। किस संस्था ने ऐसा किया है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, वर्ल्ड बैंक या एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन है, आईएलओ श्रमिकों के लिए काम करने वाला संगठन है, विश्व बैंक, ठीक है, सरकारों को मदद करता है, किसी ये पर्टिकुलर एक विषय पे मदद नहीं करता है, हर क्षेत्र में पैसा देता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में कतिपय राज्यों द्वारा लागू की गई 2 बच्चों की नीति, टू चाइल्ड पॉलिसी, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की पात्रता को सीमित करती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इसे किस प्रकार का उपागम माना जाएगा?
आप देखिए मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, ये पॉलिसी लागू हो चुकी है कि टू चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, या अगर आप टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। और सरकारी नौकरी मिली है उसके बाद भी अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी हाथ से चली जाएगी। राजस्थान में आप पंचायतों का, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा संतान है आपकी। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी है वो क्या है कि किस रूप में देखा जाना चाहिए? शुद्ध स्वैच्छिक और शैक्षणिक उपाय के रूप में, दंडात्मक और हतोत्साहित करने वाले संरचनात्मक उपाय के रूप में, धार्मिक सुधार उपाय के रूप में, या जैविक नियंत्रण उपाय के रूप में। तो इसे किस रूप में देखा जाएगा? इसे हतोत्साहित करने वाले उपाय के रूप में देखा जाएगा, दंडात्मक उपाय के रूप में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किशोरों के स्वास्थ्य, ठीक है, भारत में किशोरों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, या मिशन इंद्रधनुष? आयुष्मान भारत योजना तो अपने आप में स्वास्थ्य बीमा योजना है। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जननी सुरक्षा योजना जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए है। सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। द सोशल सिस्टम 1951 पुस्तक में वर्णित सिक रोल के अंतर्गत पार्सन ने बीमार व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषाधिकार की चर्चा की है? अब देखिए कई सारी बातें यहाँ पे आ गई। पहली बात तो पार्सन की किताब का नाम, कब पब्लिश हुई थी, सिक रोल की अवधारणा कौन सी किताब में दी है, किसने दी है, कई सारे क्वेश्चन, केवल प्रश्न में ही कई सारे उत्तर छुपे हुए हैं। अब यहाँ पार्सन एक बीमार व्यक्ति को किस रूप में देखने की बात करते हैं? बीमार व्यक्ति को अपनी सामान्य सामाजिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियों से छूट मिलती है, उसे अपनी स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसे ठीक होने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम सहायता लेनी चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो सिक रोल में बीमार व्यक्ति के विशेष अधिकारों की बात की गई है। किसने? पार्सन ने। तो पार्सन कहते हैं कि बीमार व्यक्ति में पहली बात तो यह है कि बीमार व्यक्ति अपनी सामान्य भूमिकाओं, जिम्मेदारियों से छूट मिलती है। अगर एक बीमार व्यक्ति बीमार है तो वो सोशल सामाजिक व्यवस्था में अच्छे से रोल प्ले नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो उसे कुछ छूट मिलनी चाहिए, उसे ठीक होने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, उसे अपनी स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भाई सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो आप उसे आलोचना नहीं कर सकते, आपको समय देना पड़ेगा उसको ठीक होने के लिए। और तीसरा, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है कि वो क्या कराए? अपना इलाज कराए। क्यों? अगर वो अपना इलाज नहीं कराएगा तो सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है व्यक्ति, तो सोशल सिस्टम बिखर सकता है। और पार्सन को पूरी चिंता किस बात की है? सोशल सिस्टम को बनाए रखने की है। और सोशल सिस्टम में व्यक्ति अपने आप में कर्ता होता है। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी? बिखर सकती है। तो पार्सन को व्यक्ति की चिंता नहीं है, व्यवस्था की चिंता है। तो वो ये कहते हैं कि व्यवस्था में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है तो उसकी उसकी कोई गलती नहीं है, बीमारी तो स्वाभाविक सी बात है। तो पहली बात तो बीमार कोई कमजोरी नहीं है, बीमार व्यक्ति है उसको ठीक होने का मौका मिलना चाहिए, उसे कुछ दिन को छुट्टी मिलनी चाहिए। और बीमार व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वो अपना जाके इलाज कराए ताकि व्यवस्था बनी रहे। यानी कुल मिलाकर उपरोक्त सभी की बात करते हैं। समाजशास्त्र में मोबिलिटी के सामाजिक विन्यास को समझने के लिए वर्ग और सत्ता के संबंध का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य के तहत किया जाता है? भाई मोबिलिटी जो है बीमारी है, इसके पीछे भी सत्ता, इसके पीछे भी वर्ग काम करता है। ठीक है, ये दृष्टिकोण किस बात की बात सूचक है? कि दृष्टिकोण है अपने आप में मार्क्सवादी संघर्षवादी सूचक है। क्योंकि जहां पर भी क्लास की बात आएगी, जहां पर भी सत्ता की बात आएगी, वहां मार्क्सवादी दृष्टिकोण आ जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण के आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी 20 से 24 वर्ष की कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले हो गया था? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में आज भी 20 से 24 साल की जो लड़कियां हैं इनकी शादियां 18 साल की आयु से पहले ही कर दी गई थी, यानी बाल विवाह हो गया था। तो आज भी देखा जाता है बाल विवाह। तो कितने प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो 20 से 24 साल की थी और जिनका विवाह 18 साल की आयु से पहले ही कर दिया गया? ठीक है, 5%, 10.5%, 23.3% या 50%? ठीक है, ये परसेंटेज याद होना चाहिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से। लेकिन अब यही सर्वे आपको क्या करना है? 6वें चरण के हिसाब से पढ़ना है, तो डेटा चेंज हो जाएगा। सही आंसर है 23.3%। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित की गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति हाई पावर्ड कमेटी जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के चुनौतियों का अध्ययन करेगी किस राष्ट्रीय विजन का हिस्सा है? अभी हमने चर्चा करी थी इस पे कि 2024-25 के बजट में सरकार ने घोषणा करी थी
कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत, कौन से विजन के अंतर्गत? वो है विकसित भारत 2047 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या शिक्षा का मुख्य वैचारिक सरोकार नहीं है? तो जनसंख्या शिक्षा किस बात पर जोर नहीं देती है? मानव गरिमा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर, पर्यावरणीय ह्रास और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति चेतना जागृत करने को लेकर, किसी विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करके उनकी संख्या को बलपूर्वक घटाने को लेकर, या छोटे परिवार के मापदंडों के आर्थिक और सामाजिक लाभों को वैज्ञानिक रूप से समझाने को लेकर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जनसंख्या शिक्षा ये नहीं कहती कि पर्टिकुलर किसी समुदाय या पर्टिकुलर किसी वर्ग की जनसंख्या को कंट्रोल करना जरूरी है। इस बात पर जोर नहीं देती है जनसंख्या शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनांकिकी में प्रयुक्त शब्द प्रिविलेंस का सही गणितीय सूत्र या अर्थ क्या है? ठीक है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे, एक शब्द पढ़ा था इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रिविलेंस क्या बताता है? किसी निश्चित समय पर पुराने और नए मामले जोखिम वाले कुल जनसंख्या, केवल एक वर्ष में आने वाले नए मामलों की संख्या, ठीक है, अस्पताल से ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या, या प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत बच्चों की संख्या। तो प्रिविलेंस क्या बताता है? प्रिविलेंस बताता है, एक था इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या बताता है? जिसमें केवल नए मामले शामिल होते हैं, और प्रिविलेंस में पुराने और नए दोनों प्रकार के रोगियों को शामिल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्वास्थ्य और विकास से संबंधित किस ऐतिहासिक समिति ने 1943 में अपनी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण को पुरजोर सिफारिश की थी? 1943 में कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इनको एक करना जरूरी है। यानी हेल्थ सर्विस और पॉपुलेशन कंट्रोल को, पॉलिसियों को एक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिफारिश किसने की थी? मुर्दलियार समिति, भोर समिति, चड्डा समिति, या करतार सिंह समिति? तो 1943 में समिति बनी थी, इसका नाम क्या था? आपके भोर समिति। जोसेफ भोर नाम था इनका, इन्हीं के नाम पे बनाई गई थी। तो विलियम जोसेफ भोर के नाम पर ये भोर समिति बनी थी 1943 में। ठीक है, तो ये है हमारे 50 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, जानने और समझने का प्रयास किया। तो एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूनिट नंबर 9 के ये टॉपिक थे। ठीक, तो इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो केवल एप्लीकेशन पे अपलोड की गई है, लेकिन ये लेक्चर जो है वो आपके यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है। तो यूट्यूब पर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक और यूनिट वाइज यूनिट ये लेक्चर चलते रहेंगे। तो पूरा जून का महीना, याद रखिए पेपर है आपका 2 अगस्त को, तो जून के महीने और जुलाई के महीने में लगातार ये रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। काम तो हम कर चुके हैं, हम पूरा तैयार करा चुके हैं, टेस्ट पेपर भी चल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, और एमसीक्यू भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, ताकि कम से कम 5-10 हज़ार क्वेश्चन तैयार हो जाए, आपके पेपर आपके सिलेबस से बाहर ना निकले। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने पढ़ा ना हो, तो रिवीजन खूब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, एक बात होगी आपसे अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।